भारत चीन के बीच LAC पर सीमा गश्त पर सहमति बनाने को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि मुझे लगता है कि लंबे समय से चलते आ रहे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत की मेज पर आगे बढ़ने का बहुत ही व्यवहारिक का निर्णय है और हालांकि यह हो सकता है कि 4 साल लग गए और इस मुद्दे को आने में जिसमें कि सैनिकों की वापसी की संभावना है। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वागत योग्य खबर है। When we lost a large number of soldiers in sub-zero temperatures facing off the PLA who came in large numbers. While on either side, there were elements who wanted to go for much more muscular response, and we actually led up to a situation of face-offs and LCization of LAC on in the Ladakh sector. I think it is a very pragmatic decision to move on to the talking table to resolve this long festering issue. While it may have taken 4 years and about 4 months for the issue to come wherein disengagement is likely to take place, I think is a very welcoming news which is heartening and which allows both the countries to move on. झारखंड चुनाव 2024 पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि बीजेपी वहां कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जहां तक हम की बात है, मैंने 2 से 3 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत की थी और किसी ने कोई दावा नहीं किया। 1 से 2 राज्य स्तरीय बैठकें हुई हैं और जिसमें चर्चा भी हुई है। हम कुछ सीटों की मांग करेंगे, लेकिन तब तक मामला सुलझ गया, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। में विधानसभा चुनाव का भी तिथि घोषणा हो चुकी है और वहां चिराग पासवान को 1 सीट मिला, हमको कितनी सीट मिली है और बीजेपी कितनी सीट? देखिए, बीजेपी तो काफी सीट से वहां लड़ रही है, 68 सीट या 65 सीट पर है। जहां तक हम का सवाल है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2-3 दिन पहले बात किया था, इसने कोई दावा पेश नहीं किया है। 1-2 मीटिंग हम लोगों की हुई है, वहाँ राज्य स्तरीय मीटिंग किया था, उसमें बातें चली थी कि हम लोग कुछ सीट मांगेंगे, लेकिन इसी बीच में उसका ये हो गया, निराकरण हो गया। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनसे बात हम करेंगे, क्या उन्होंने कहा कि नहीं कहा, दावा पेश किया कि नहीं किया, क्या हो रहा है? ऊपर कोई दरवाजा लगा। तो वो दावा पेश किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर दावा पेश किए हैं, नहीं मिला है, तो ये दुखद बात है। हमको वहाँ सीट कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए था, 3 सीट पर हम जीत सकते थे। और जब एनडीए की बात आती है, इसे हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए का जो भी सीट मिली है, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे चिराग जी हो या फिर बीजेपी हो, सबको हम वैसे मदद करेंगे। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए था, ईमानदारी का तकाजा यही था कि जब उन लोगों को भी सीट मिला है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुगर को मिलना चाहिए था। यदि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोगों ने मांग की होगी, तो वैसे पहले हम गए थे कोई बात करने, भाषण दे रहे, तो वहाँ हमने कहा था कि 10 सीट हम लेंगे, 10 सीट पर हम लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद लगता है कोई बात आगे नहीं हुई और उसके चलते ही लगता है कि कोई नहीं बात बनी। तो उसके बाद भी हम लोग पार्टी और माँ का जो गठबंधन है उसके बहुत अनुशासित सिपाही हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में हमने टिकट मांगा था कि कम से कम हमको 3 दीजिए, नहीं मिला, 1 सीट मिला। हम लोग कहीं कुछ नहीं बोलने गए, हम चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद आपने देखा किस प्रकार से मंत्रालय दिया, हमको मंत्री करके हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर वहाँ कोई सीट न मिली है तो हम लोग देखेंगे 2025 का जो चुनाव बिहार में हो रहा है, वहाँ पर हम लोग सफिशिएंट सीट मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड विधानसभा चुनाव पर कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन के तहत झारखंड में चतरा की 1 सीट से चुनाव लड़ेगी और हमारा उम्मीदवार 24 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेगा। हमें उम्मीद है नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि चतरा की इस सीट पर जीत के साथ ही एलजेपी झारखंड में भी अपनी शुरुआत करेगी। ये औपचारिक इसकी घोषणा हो गई। झारखंड में 1 सीट, चतरा की 1 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है
और 24 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के हमारे प्रत्याशी जनार्दन पासवान जी वो भी अपना नामांकन 24 तारीख को वो भरेंगे। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चतरा की इस सीट की जीत के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शुरुआत झारखंड में भी होगी। इसके पूर्व भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, पर मैं मानता हूं कि इस बार जिस मजबूत परिस्थिति में हमारा गठबंधन और पार्टी है, तो इस बार चतरा की ये सीट हम लोगों के खाते में यकीनन आएगी, ये विश्वास। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों के द्वारा आयोजित एक धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सराहना की और साथ ही साथ उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे के संकल्प को आपने आगे बढ़ाया है और जिसके बाद स्वच्छता अभियान ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है और इसे पूरे देश में अपार समर्थन मिला है। जो एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे जो प्रण लिया था, उस प्रण को आगे बढ़ाने का काम किया कि ना गंदगी करने देंगे, ना गंदगी करेंगे और हम स्वच्छता के पार वातावरण बनाते हुए देश के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे। उस काम को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और यह जन आंदोलन का रूप ले लिया और एक पूरे देश के अंदर यह हमारा सफाई अभियान जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, ये जन आंदोलन बन गया और इसको पूरे देश के अंदर अपार समर्थन भी मिला है। देश में स्वच्छता की संस्कृति के विकास के लिए हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। और आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इलाहाबाद के अंदर कुंभ लगा था और कुंभ के अंदर 25 करोड़ लोग आए थे और उस कुंभ के समापन के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन हमारे सभी वाल्मीकि भाई, उन सफाई कर्मियों को स्वागत और सम्मान किया था, उनके चरण पखार करके उनको सम्मान देने का काम। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली पानी दिया, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज भी दिया, महिलाओं को मुफ्त बस सफर और बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा की सुविधा दी, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी जीत गई तो वो दिल्ली के लोगों की मुफ्त बिजली, पानी, मुफ्त शिक्षा, इलाज सब बंद कर देगी। इसलिए इन मक्कारों से सावधान और सतर्क रहना और केजरीवाल जी को 70 की 70 सीटें जिता देना। पूरे दिल्ली में पद यात्राओं के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच में जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हमारा बहुत साफ संदेश है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने दिल्ली के लोगों को बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दिया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री दिया, फरिश्ते जैसी स्कीम दिया। अरे सब कुछ देने के बाद मुनाफे का बजट दिया, मुनाफे का बजट दिया नहीं दिया? दिया ना। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोगों ने सारे काम रोकने का काम किया। तो आपकी जिम्मेदारी है, दिल्ली के लोगों की जिम्मेदारी है। याद रखना, आपके बेटे केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे जेल में डाला। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमारा संकल्प है, हम दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहेंगे। कोई हमें झुका नहीं सकता, कोई हमें रोक नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल न झुकेगा न रुकेगा, दिल्ली वालों का काम न रुकेगा, न अरविंद केजरीवाल झुकेगा।
इसलिए आप लोगों से एक ही विनती करना चाहता हूं, पिछली बार 62 सीटें आपने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दी थी। इस बार उन 8 सीटों की कसर नहीं रहनी चाहिए। 70 की 70 सीटें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के झोली में डाल देना। और गलती से याद रखना, अगर गलती से भाजपा जीत गए तो आपकी फ्री बिजली बंद करेंगे, फ्री शिक्षा बंद करेंगे, फ्री इलाज बंद करेंगे, फ्री पानी बंद करेंगे, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री बंद करेंगे, बुजुर्गों की तीर्थ की यात्रा फ्री बंद करेंगे। इसलिए इन नक्कारों से सावधान रहना। और इस बार 62 की जगह 70 में से 70 सीटें अरविंद केजरीवाल को जिताना है, आम आदमी पार्टी को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और पदयात्रा हमारी जारी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के नेतृत्व और पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशों के तहत आज MDOS के एक साथ सम्मेलन हुआ है और जिसमें कि मैदान में उतरे कोयला उत्पादन बढ़ाए और कोयला क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए आने वाले दिनों में हम क्या कदम उठाने की जरूरत है, इस तरीके के तमाम विषयों पर चर्चा की गई। भारत सरकार के कोल मिनिस्ट्री के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर आज MDOs का जो कोल क्षेत्र में जो फील्ड में काम करते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक कॉन्फ्रेंस किया है, स्टेक होल्डर्स के साथ। उनके साथ फील्ड में जो समस्या है, जो कोल प्रोडक्शन बढ़ाने में भी और कोल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स का वेलफेयर के दृष्टिकोण में भी, जो भारत के सामने कोल के विषय पर जो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को आने वाले दिन में हम आगे बढ़ते हुए आगे क्या कदम उठाना चाहिए, क्या रिफॉर्म्स लाना चाहिए, इस दृष्टिकोण से सबके सुझाव लिया गया। हम जो सुझाव आज हमारा स्टेक होल्डर्स दिए MDOs के, इस विषय पर हमारे पूरे मिनिस्ट्री के साथ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म सेशन करने के बाद उसमें जो भी और प्रोडक्शन बढ़ाने में भी और एक गुड गवर्नमेंट सिस्टम में भी आगे बढ़ने के लिए भी हम आज इस जो मीटिंग था उसका मीटिंग पूरा उपयोग करेंगे। कल जितने भी हमारा कोल इंडिया का PSU है उसके CMD के साथ भी कल सारा दिन एक मीटिंग हम करने वाले हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। उस मीटिंग में भी हम पूरा चर्चा करके आने वाले दिन में भी जो भी चैलेंजेस है, जो आप प्रोडक्शन के विषय पर भी हो, इंपोर्टिंग कम करने के विषय पर भी हो, और आने वाले दिन में जो सरकार के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पावर सेक्टर का जितने भी डिमांड होगा, उस डिमांड को देखते हुए कोल प्रोडक्शन बढ़ाने का जो भी हमारा सामने चैलेंजेस है, इस चैलेंजेस के बारे में हम एक एक्शन प्लान तैयार करके आगे बढ़ते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि मीडिया में मैं सुन रहा हूं कि ये वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता थे। मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन स्थानीय साथियों ने 2 से 4 नाम जो हैं वो लिए हैं और वे वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग हैं। और हमारे सहकर्मियों ने पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। तब आदमी ने कहा कि साहब का आदेश था, जिसने कि मुझे नहीं पता है कि साहब कौन है। आपको बताते चले कि इसमें जो अकोला है वहां पर एक चर्चा कार्यक्रम हुआ था, जहां पर कि योगेंद्र यादव पर तमाम भीड़ के लोगों के द्वारा हमला किया गया और उनकी जबरदस्त उनके साथ जो है मारपीट की गई और उसके बाद तमाम तरीके के आरोप जो है उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मीडिया में मैं सुन रहा हूं
कि वंचित अघाड़ी के कार्यकर्ता थे। ऐसा टीवी चैनल पे चल रहा है। हमारे स्थानीय साथियों ने कुछ शिनाख्त किया है, मैं तो किसी को पहचानता नहीं हूं, लेकिन स्थानीय साथियों ने 2-4 नाम लिए हैं, वो वंचित अघाड़ी के लोग हैं। और हमारे किसी साथी ने पूछा कि अरे भाई तुम लोगों ने क्यों करवाया, तो उनको एक आदमी ने कहा भाई क्या करें, साहब का आदेश था। मैं नहीं जानता कौन साहब, मैं नहीं जानता कि व्यक्ति कौन कौन है, मैं नाम से नहीं पहचानता, लेकिन अगर वंचित अघाड़ी के लोगों ने ऐसा किया है तो मैं तो बहुत हैरान हूं। योगेंद्र यादव बहुत छोटा आदमी है, उस पर आपने हमला नहीं किया, आपने बाबा साहेब के संविधान पे हमला किया है। आपने जिस लोकतंत्र की दुहाई आप दिन रात देते हैं उस पे हमला किया है। और आपके नेता प्रकाश अंबेडकर को आपने शर्मिंदा किया है, क्योंकि इसके बाद आप प्रकाश अंबेडकर से पूछ लीजिएगा, पिछले 15 वर्ष से प्रकाश अंबेडकर कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि हम मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं। मेरे लिए तो एक कल्पना से बाहर है कि मत भिन्नता होने की वजह से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकाश जी की जो लाइन है और हमारी जो सोच है वो अलग है, लेकिन मत भिन्नता के चलते ऐसा हमला करवाया जाएगा, मेरी तो कल्पना से बाहर है। मैं कम से कम प्रकाश अंबेडकर को ऐसा व्यक्ति नहीं समझता जो इस तरह की हरकत करवा सकता है। मैं तो यही कहूंगा, अगर वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने किया है, किसी भी समझ में किया है, किसी के भी बहकावे में किया है, तो उसने प्रकाश अंबेडकर को भी शर्मिंदा किया है। अब खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां रहस्यमयी रूप से गायब हुए 19 वर्षीय किशोर परिजन के मुताबिक जो है रात में शौच के लिए जाने के बाद घर नहीं लौटा। तो वहीं आपको बताते चले कि परिजनों के मुताबिक किशोर परिजनों से मोबाइल पर बात का खुद को छुड़ाने की गुहार लगा रहा था। अपहरणकर्ताओं को 50,000 रुपए देकर खुद के छुड़ाने की बात कह रहा था। वहीं आपको बताते चले कि मामले को लेकर पुलिस का दावा है कि जल्द सकुशल बरामद जो युवक है उसको कर लिया जाएगा। लालगंज थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें परिजन बेहद ही चिंतित नजर आ रहे हैं। भैया क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? आप जो लड़का गायब हुआ है, कौन है उनके आप? मामा है। अच्छा, आपके पास आपने फोन किया था सुबह? नहीं सर, हमने खुद पिक किया था। अच्छा, कैसे पता चला आपको कि लड़का चला गया है? सर वो बोल रहा था। कैसे पता चला, सूचना कैसे आपको मिली कि लड़का यहाँ से चला गया है? सर हमको हमारे भाई ने बताया। अच्छा, वहाँ से फोन आया होगा आपकी दीदी का? ठीक है, आपने फोन किया होगा? हाँ हमने फोन किया। किसको फोन किया? रामू को। क्या हुआ फिर? उसने क्या? रामू रो रहा था, वो बोल रहा था कि मामा हमको यहाँ से ले जाओ। तो हम कहा कहाँ पर हो, तो बोला कि तकिया वीघापुर कानपुर के जंगल में है। अच्छा ठीक है, और कुछ? वो हम कहा मतलब वहाँ मतलब आदमी है, तो कहता कि नहीं आदमी अभी नहीं है, आदमी दूर है, इसलिए हम तुम्हारे पास मतलब फोन उठा लिया है। अच्छा, हम कहा और कहा बोले, 50,000 रुपया के लिए बोल रहे हैं बात। अच्छा, मांग रहे थे? हाँ। आपने पुलिस को बताई बात? सर हाँ बोले हैं वहाँ पे। पुलिस को बता दिए हैं? हाँ ठीक। दादी क्या नाम है आपका? बोली। कहाँ के रहने वाली हैं? रामपुरा। आज क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे के साथ टट्टी गवा है, 4 पहिया की गाड़ी से बैठा लेके। कौन ले गया, कुछ पता होता है? चोर ले गए हैं। कैसे पता चला कि वो कोई ले गया? तो मेरा लड़का बता रहा कि नहीं 4 पहिया गाड़ी से लेके गए हैं हमें। हाँ। अब इनकी बात ये आवे नहीं पा रहा है, आवत तो बात करा देते हैं, मोबाइल छुड़ा लेते हैं। अच्छा, फोन आता है? हाँ। किसके पास आया था? ये बच्चे के पास। कैसे पता चला कि वो बाहर गया है? ये पता चला है, ऐसे टट्टी हुई के आवत रहा तो जगावत रहा, टट्टी जाता रहा तो जगावत रहा। अब आज वो आया नहीं है, तो वही मुझे पर अपन मेरा लड़का खुद कह रहा है कि मम्मी भैया हमको 4 पहिया गाड़ी से बैठा के लेके आए। किसके फोन पे किया था फोन? उनके मोबाइल। कौन है वो आपके, क्या नाम है? कैसे बाप? जिनके पास फोन किया था उनका क्या नाम है? बच्चन। कौन है वो आपके? ये कहाँ खड़े बच्चे। दादी क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बच्चन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मलपुरा। क्या घटना क्या हुई है? ये घटना हुई है जो है रात में लेटेंगे रामू। हाँ। और उसके बाद जो है वापसी आया नहीं, सुबह फोन आया। किससे फोन आया? वो
ये रामू कन्या। अच्छा, उसी के मोबाइल से कि दूसरे के मोबाइल से फोन आया। ठीक है। वो बोल रहा था जो है हमको ले जाओ भैया, हमको पता नहीं कहाँ पे हैं। अच्छा, कितनी बार फोन आ गया है? सिर्फ 2-3 बार बात हुई है। अच्छा, एक बार मुझसे भाई, एक बार दूसरे से। क्या बोला है? यही बोल रहा था भैया मुझे ले जाओ। तो पता नहीं बता पा रहा है? पता नहीं बता पा रहा है। कब गया हुआ था? और रात में वही लमसम 11-12 बजे लमसम। फोन कितने समय आया था भैया? फोन सुबह 7 बजे। अच्छा, शिकायती पत्र कोतवाली, वहाँ कोतवाली में शिकायती पत्र दी है? शिकायत सब एप्लीकेशन दिया हूँ, सब कुछ किया हूँ। पुलिस क्या आश्वासन दी है? 100 नंबर बुलाए थे। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस सब कुछ बोल रही है। थाने गए थे तो बताए होंगे, भेजे होंगे टीम? अभी पता करके बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, टीम गई थी वहाँ? आपके घर पुलिस गई थी? हाँ गई थी। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ही है, जहां आपको बताते चले कि एक विशालकाय अजगर ने नील गाय के बच्चे को अपना निवाला बनाते हुए देखा गया। मामला ऊंचाहार थाना इलाके के छोटे मियां के पूर्वा का बताया जा रहा है, जहां पर घनी झाड़ियों के बीच ग्रामीणों को सरसराहट की आवाज सुनाई दी और जब लोग वहां पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। जो आपको बताते चले कि वहां एक विशालकाय अजगर नील गाय के बच्चे को निगलने से पहले उसे अपने शरीर में कस रहा था कि तभी ग्रामीणों के जो तरीके से जो है उनकी तरफ से आहट पाकर मृत हो चुके नीलगाय के बच्चे को छोड़कर वापस बिल में घुस गया। वहीं आपको बताते चले कि इसी बीच किसी ने यह वीडियो बनाकर वायरल कर दिया तो वन विभाग भी पूरे तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। क्षेत्रीय फॉरेस्टर दिनेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि एक टीम मौके पर रवाना हो गई थी, लेकिन उसका रेस्क्यू नहीं किया जा सका है क्योंकि मानव आहट से डरकर अजगर वापस अपने बिल में घुस गया था। आज मियां का पूर्वा ऊंचाहार में एक अजगर के निकलने की सूचना ग्रामीणों के द्वारा मिली, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है। अजगर ने नीलगाय के बच्चे को पकड़ रखा था। वन विभाग की टीम पहुंचने पर एवं ग्रामीणों के द्वारा शोर शराबा करने पर अजगर नीलगाय के बच्चे को छोड़ करके जंगल में अपनी माद में जाकर के घुस गया। पकड़े गए नीलगाय के बच्चे की डेथ हो चुकी थी। मौके पर वन विभाग की टीम के द्वारा ग्रामीणों को सचेत किया गया है कि वो जंगल की ओर न जाएं एवं अपने जानवर तथा बकरियों को जंगल में चराने हेतु न छोड़ें। जैसे ही अजगर दोबारा दिखाई देगा, मौके पर मुस्तैद वन विभाग की टीम अजगर को पकड़ने का कार्य करेगी, उसको पकड़वा लिया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।